सबको ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये इंशाल्लाह आगे जाके सब कुछ ठीक होगा। पहला मैंने खिताब किया तो मैंने कौम से कहा आपने घबराना नहीं है, और मुझे अफसोस है कि कई बड़े घबरा गए थे बीच में। तुझे मान गए सरकार, अच्छे दिन आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। और शहर की खुशियां मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जून में बजट पेश किया गया, जिसमें दावा किया गया कि अब पाकिस्तान में खुशहाली का दौर शुरू होने वाला है। माशी तरक्की और आम आदमी का मयार जिंदगी बेहतर होने की नवीद सुनाई गई। लेकिन बजट मंजूरी के बाद हर आने वाला दिन आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। हुकूमत ने गुज़श्ता 3 माह में पेट्रोलियम मसनूआत 6 मरतबा महंगी की हैं और 16 जून से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत 14 रुपए 74 पैसे तक महंगी हो चुकी हैं और फी लीटर पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 123 रुपए 30 पैसे पर जा पहुंचा है। सवाल यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजूहात क्या हैं? क्या कीमत बढ़ने का सिलसिला रुकेगा या इम्तिहान अभी जारी रहेगा? सवाल तो यह भी है कि पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे से मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? अवाम के अच्छे दिन कब आएंगे? क्या अवाम घबरा ले या घबराने के लिए मजीद इंतजार कर रहे हैं? अवाम को अगले चंद माह के दौरान हुकूमत की जानिब से किसी भी खुशखबरी की कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि गल वध गई है। इस वक्त पेट्रोल की बुनियादी कीमत 95 रुपए 41 पैसे है, जबकि हुकूमत इस पर 27 रुपए 89 पैसे इजाफी ले रही है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी की मद में 3 रुपए 51 पैसे इजाफा किया गया है। इससे कबल हुकूमत पेट्रोलियम लेवी की मद में 2 रुपए 11 पैसे ले रही थी। अब खदशा है कि हुकूमत और अवाम का यह इम्तिहान खत्म नहीं होगा, क्योंकि IMF ने इस माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी का हदफ 610 अरब रुपए रखने का मुतालबा किया है। अगर 450 या 500 अरब रुपए तक भी रखा जाए तब भी 1 लीटर पर 25 से 30 रुपए लेवी लेना पड़ेगी। यानी आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुस्तहकम भी रहें तब भी पेट्रोल 170 लीटर तक बढ़ सकता है, क्योंकि इस हवाले से वजीर खजाना ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया था। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके साथ रखता है। की जो बात की है ये बिल्कुल बड़ी दुरुस्त बात की है कि अगर 600 अरब हमने इकट्ठा करना है तो हमें हमारे इस वक्त जो पड़ा हुआ है 8-10 रुपया पड़ा होगा, ठीक है, तो वो इसको तो 25-30 रुपए तक जाना पड़ेगा ना। अब पेट्रोल की कीमत में दीगर चार्जेस का जायजा लिया जाए तो मुल्क में फ्रेट चार्जेस की मद में 2 रुपए 97 पैसे, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन 2 रुपए 97 पैसे, डीलर मार्जिन 3 रुपए 91 पैसे, जबकि सेल्स टैक्स 11 रुपए 76 पैसे लिया जाता है। जबकि हुकूमत माजी की हुकूमतों को इजाफी टैक्सेस लेने पर तनकीद का निशाना बनाती रही है। इस हवाले से माजी में खुद हुकूमत क्या कहते रही है दूसरी हुकूमतों से मुतालिक, दूसरी जमातों से मुतालिक, जरा उसकी एक झलक भी आपके साथ रखता है। को कम से कम 5 रुपए लीटर और 20 रुपए लीटर डीजल की कीमत कम करें। डीजल के ऊपर 80% टैक्स लगा दें। यहाँ वो लोगों के ऊपर बोझ डाल के पैसा इकट्ठा करें। कर्जे कैसे वापस करेंगे? आप पे टैक्स लगते हैं, हर चीज महंगी होती है। पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है? 1 लीटर पे 35 रुपया, 35%। डीजल पे कितना? 1 लीटर पर टैक्स लगता है। ये इनको फिक्र नहीं कि गरीब को कुचलते हैं। जब आप अवाम पे टैक्स लगाते हैं गुर्बत बढ़ जाती है। पेट्रोलियम की मसनूआत पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन 100% तक टैक्स ले जाया गया। पेट्रोल 51% टैक्स, मट्टी का तेल जो गरीब तरीन पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है 62% टैक्स। अब तहरीक इंसाफ हुकूमत खुद टैक्सेस में इजाफा कर रही है। हुकूमत की जानिब से टैक्सेस की शरह बढ़ाने के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए आलमी फैक्टर्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कोविड के बायस सऊदी अरब ने एशियाई ममालिक के लिए तेल की कीमतों में कमी की थी, लेकिन तेल की तलब में इजाफे के बायस आलमी मंडी में कीमतें मजीद बढ़ेंगी। रवा बरस कोविड लॉकडाउन के बायस ये कीमतें $74 फी बैरल तक पहुंच चुकी थी, मगर इस वक्त $73 और 28 सेंट पर सऊदी अरब तेल फरोख्त हो रहा है। माहिरीन का खदशात का इजहार कर रहे हैं कि आइंदा चंद माह के दौरान आलमी सतह पर तेल की तलब बढ़ने की वजह से यह कीमत $80 फी बैरल तक जा सकती है, यानी बात बढ़ती ही जाएगी। लेकिन जब इन्हीं खदशात का इजहार पॉलिसी साजों के सामने रखा जाए तो वो आए बाएं शाएं करना शुरू हो जाते हैं। इस हवाले से खुद हुकूमती वज़रा जो रिस्पॉन्स पर्सन है वो क्या कहते हैं, जरा वो भी आपको दिखाता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगी, ये क्या कहना चाहेंगे? जो लोग इसके अंदर शामिल है फैसला साजी में उनसे सवाल पूछे। सर आप वजीर हैं, आपने कहा था कि अवाम के ऊपर अगर
इस तरह के बम गिराएंगे तो मैं तो वजीर खजाना ही नहीं रहूँगा। आप क्या हुआ? आपने इस्तीफा दिया था। अब आप सवाल नहीं पूछ रहे, अब आप मसाला करने की कोशिश कर रहे हैं। संजीदा सवाल होगा तो अब खुद वजीर मनसूबाबंदी और तरक्कियात को सवाल संजीदा दिखाई नहीं दे रहा जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि आप ही तो कहा करते थे कि टैक्सेस में इजाफा नहीं होना चाहिए और बेजा टैक्सेस है, तो वो कह रहे हैं कि सवाल ही गलत है। यानी सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आपके पॉलिसी साज अवाम को जवाब देने से कतरा रहे हैं, लेकिन अवाम के शकवे और शिकायत है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए इजाफे से, सिर्फ 1 रुपए इजाफे से बराह रास्त आम आदमी मुतासर होता है। कीमतें बढ़ने से मोटरसाइकिल की टैंकी मिडिल क्लास के खून पसीने की मजीद कमाई अपने पेट में भरना शुरू हो गई है। खेतों में लगे ट्यूबवेल अवाम की जेबों पर भारी साबित हो जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किराए बढ़ गए। खेत से मंडी तक अशियाए खुरोनोश की सप्लाई की लागत बढ़ गई है। खेतों में ट्रैक्टर्स का खर्चा किसान का पसीना निकाल रहा है। फैक्ट्रीज में मसनूआत की तैयारी की लागत बढ़ने और आम आदमी की दस्तरस में आटे तक की कीमत में इजाफे का सुनकर ही जुबान हलक से बाहर आ रही है। मेरे रियासत कहना पड़ता है कि गल बद गई है। अवाम पर घबराहट से ज्यादा लर्जा तारी हो गया है। परेशानियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। IMF की शराइत सुन सुनकर दिल धड़कना भूल रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों ने किसान, ताजर, ट्रांसपोर्टर्स और मिडिल क्लास पाकिस्तानी की परेशानियां जैसे बढ़ा दी हैं। ये परेशानियां कैसे खत्म होंगी, अवाम के मसाइल कैसे दूर होंगे? अच्छे दिन की तवक्को में अवाम की खून पसीने डूब रही है। सवाल फिर वही है कि अच्छे दिन कब आएंगे? इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक वजीर खजाना माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, 1 रुपए की तजवीज़ की गई थी, समरी भेजी गई थी कि 1 रुपया बढ़ाया जाए, 5 रुपए बढ़ा दिए गए खिलाफ तवक्को। ये कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुद माजी में बेजा टैक्सेस पर तनकीद किया करती थी, खासतौर पर लेवी की बात करती थी, अब पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए इजाफा हुआ और सिर्फ अगर लेवी देखी जाए तो 3 रुपए 51 पैसे लेवी बढ़ा दी गई है। तो वो हुकूमत जो खुद तनकीद करती थी लेवी में इजाफे पर, वो खुद लेवी लगा रही है। सर, कितनी मुज़क्किर बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जब ओगरा ने अपनी समरी सबमिट की थी, उन्होंने ये कहा था कि हाई स्पीड डीजल में 10 रुपए का इजाफा करें और मोटर स्पिरिट में 1 रुपए का इजाफा। तो हुकूमत ने शायद एवरेज कर दिया है, तो लिहाजा कहीं कमी आई है पेट्रोलियम लेवी की, कहीं ज्यादा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई नेट रेवेन्यू गेन है। उन्होंने कोशिश ये किया है कि कीमतें जो इजाफा है वो तकरीबन एक लेवल का हो सारे प्रोडक्ट्स पर, तो ये एक मुनासिब पॉलिसी है। लेकिन डॉक्टर साहब, पेट्रोलियम लेवी की मद में 600 अरब का हदफ रखने का मुतालबा IMF की जानिब से किया गया था और गुज़श्ता 2 माह के अंदर तकरीबन 100 अरब का इस हवाले से एक डेफिसिट देखा जा रहा है लेवी की मद में। तो एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि ये डिमांड है IMF की, तो इस मद में कलेक्शन को बेहतर करने के लिए हमें आइंदा आने वाले दिनों में भी लेवी की मद में इजाफा करना पड़ेगा। क्या आपको लग रहा है कि अल्टीमेटली ये भी रिफ्लेक्ट करेगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे जैसे लेवी बढ़ेगी? जो पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने ये कहा था कि हम पेट्रोलियम लेवी में ज़्यादा इजाफा नहीं करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जबकि इंटरनेशनल प्राइस जो है तेल की वो $70 to $75 की रेंज में है और साथ साथ रुपए में गिरावट चल रही है। अल्लाह का शुक्र है कि आज कुछ बेहतरी आई, मगर गिरावट काफ़ी हो चुकी है। तो पेट्रोलियम लेवी जो एक वक्त 30 रुपए तक लेके चले गए थे, इसीलिए तो उन्होंने 610 अरब के बजट रखा था, इस ख्याल में कि तेल की कीमत वही रहेगी $40 या $45, मगर वो बहुत बढ़ गई। सवाल ये पैदा होता है कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो ऐसी चीज़ है जिससे आम लोगों को नुकसान बहुत होता है, इसलिए कि ट्रांसपोर्टेशन में ये पेट्रोल और हाई स्पीड ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और उसके नतीजे में हर चीज़ की कीमत बढ़ने का खतरा रहता है। सरकार लेवी नहीं बढ़ाती, IMF को इस हवाले से राजी कर लिया जाता है, तो फिर सब्स्टिट्यूट क्या होगा? सब्स्टिट्यूट तो बहुत मुनासिब है। बहुत से ऐसे प्रोग्रेसिव मेजर्स थे जो हुकूमत ने नहीं लिए। सबसे पहले हमें अब उस निज़ाम में जाना चाहिए जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्सेशन का निज़ाम है, जो सारी दुनिया में राइज है। हमारे यहाँ हमने टुकड़ों में बांटा हुआ है, कभी 7.5% लेते डिविडेंड पर, अब उन्होंने बढ़ाकर डिविडेंड्स के बजाय आपने अब डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट पर कुछ 10 से 15%
आपने रेंट्स पे भी एक सेपरेट रखा हुआ था, उस पर थोड़ा मर्ज किया। हमें कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स करना चाहिए। ये सब एडवांस टैक्सेस हैं, ये फाइनल नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि पर्सनल इनकम टैक्स निज़ाम को आप मुनासिब बनाएं। आपने खुद कहा था कि हम 11 से कम करके 5 या 6 स्लैब पे आएंगे। वक्त आ गया है कि आपको सुन के हैरत होगी कि जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो किस आमदनी पे लगता है? किसी शख्स के 7.5 करोड़। कितने लोग हैं जो इस रेट पे टैक्स दे रहे होंगे पाकिस्तान में? डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जैसे आपने फरमाया कि $70 to $75 पर बैरल इस वक्त क्रूड ऑयल मिल रहा है, लेकिन ये कहिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में तो इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइसेस बढ़ती हुई महसूस हो रही हैं कि ये प्राइसेस ऊपर जाएंगी, और पैसे जैसे रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर इस वक्त स्काई रॉकेटिंग है, तो तेल की कीमतें कहाँ जाती हुई देख रहे हैं फिर आप? देखिए खुदा न खास्ता, अब तो मुझे ये लग रहा है कि हम स्टेट बैंक जो अच्छी पीसफुल नींद में सो रहे थे, अब वो हमें बता रहे हैं कि अल्लाह के फजल से उन्होंने $1.2 अरब मार्केट में इंजेक्ट किया है ताकि रुपए की कदर में कुछ बेहतरी फिर से वापस आए, और आज के दिन थोड़ा हुआ है। मगर देखिए बात यह है कि आपका जो तिजारत का खसारा है वही डिटरमिन करेगा कि रुपए की कदर कहाँ जाती है। अब आप ये देखिए कि आपका जो खसारा 2 महीने में है वो तकरीबन $7.5 अरब का था। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने फरमाया ट्रेड डेफिसिट वाइड होता जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, ये बढ़ने से एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है, तो इस इतने इनस्टेबल एक्सचेंज रेट की वजह क्या है सर? फिर स्टेट बैंक इंटरवीन भी करके देख रहा है आर्टिफिशियली, जैसे इसहाक डार साहब को कहा जाता था कि इसको आर्टिफिशियली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैनिपुलेशन तो अब सेंट्रल बैंक भी करना शुरू हो गया है, लेकिन क्या वजह है? कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है, और आने वाले दिनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कॉमनर के ऊपर प्रेशर कितना बढ़ने वाला है डॉक्टर साहब? देखिए बात यह है कि जो आपके इंपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है उसका 2/3 हिस्सा कम से कम कीमतों डॉलर्स में बढ़ रही हैं, बाकी कुछ डिमांड में इजाफा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर रुपए की कदर आहिस्ता आहिस्ता और गिरेगी खुदा न खास्ता, तो आप ये देखिएगा कि आपके रुपए जो प्राइस है इंपोर्ट्स की एवरेज में 25 से 30% कम से कम जा सकती है। तो उससे तो अफरात ज़र पर बेतहाशा असर पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, लास्टली मुझे ये कहिएगा कि अगर नंबर्स में बात की जाए तो आपको इन्फ्लेशन के नंबर्स में दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में? क्योंकि हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर आपने 20-22% की बात की थी, क्या आपको लग रहा है कि शूट करेगी इस लेवल तक? देखिए इसी वक्त आप देखिए आपका CPI पता नहीं कैसे उन्होंने कम बताया 8.4, आपने सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को बताया 16%, जिसमें 70% खाने पीने के आइटम हैं, और तीसरा आपने होलसेल प्राइस इंडेक्स को और ज्यादा बढ़ाया 17%। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जब 17 होगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो फाइनल प्राइसेस पे भी पहुंचेगा। तो मेरा अंदाजा ये है कि ये जो एवरेज इसमें से अगर आप निकाल लें तो ये तो ऑलरेडी आपका तकरीबन 13.5% तक जा चुका है। खतरा यही है कि ये डबल डिजिट में वापस जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। और अगर गवर्नमेंट देखिए एक और चीज के बारे में भी सोचना चाहिए, रुपए की इस्तेमाल, करेंसी इन सर्कुलेशन और मनी सप्लाई में बेतहाशा इजाफा होता रहा है पिछले 3 साल, 17 से 19%। इससे भी तो अफरात ज़र आती है। बजट का खसारा बढ़ गया, आपने बोरोइंग की बैंकों से, पैसा मार्केट में आ गया। तो देखिए इस तरह की चीजों को रोकने का वक्त आ चुका है। सोच समझ के हमें आगे बढ़ना है। प्रोग्रेसिव टैक्स के निजाम को लाना चाहिए था, नहीं लाए। रिलीफ देना चाहिए था इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉमन मैन के आइटम्स पर, नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। साबिक वजीर खजाना माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद थे। अब ये ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि TTP के लिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए आम माफी गुनाहों की कैसे तलाफी हो सकती है, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। हुकूमत की जानिब से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए आम माफी के इशारे दिए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस ना होने का वादा करे और पाकिस्तान का आइन तस्लीम करे तो पाकिस्तान उन्हें माफ़ी देने पर गौर के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक सबसे पहले आपको दिखाते हैं। Talk to them and if they are willing to not take the law into their hand and not get involved in terrorist activities, and they submit and they surrender to the writ of the government and the Constitution of Pakistan, we are even open to giving them a pardon. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यह बयान सदर आरिफ अलवी की जानिब से पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल डॉन न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू के कुछ रोज बाद सामने आया है। अपने इंटरव्यू में सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि हुकूमत कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के उन अफराद को एमनेस्टी देने का सोच सकती है जो हथियार डालकर पाकिस्तानी आइन को तस्लीम करे और वह जराइम में मुलव्वस ना हो। इस हवाले मामले का डॉक्टर आरिफ अलवी क्या राय रखते हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। वो अपनी आइडियोलॉजी वो टीटीपी वाली छोड़कर पाकिस्तान के आइन की पाबंदी करने के एतबार से आना चाहें तो हुकूमत सोच सकती है कि कोई माफ़ी का डिक्लेरेशन करे। माजी में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। ताहम तालिबान ने इक़्तिदार संभालते ही यकीन दहानी कराई कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इस हवाले से तालिबान स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने क्या कहा था वो भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान करीबी हमसाया मुल्क है, हमारी सरजमीन किसी सूरत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की खिदमत की, अफगान अवाम का साथ दिया है, तो हमसाया मुल्क होने की वजह से वो अफगानिस्तान की सरजमीन कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब अपने वादे के मुताबिक तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह खुदजादा ने पाकिस्तान के टीटीपी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर आला सतही कमीशन कायम किया है। तालिबान कमीशन ने कलअदम टीटीपी के रहनुमाओं को पाकिस्तान के साथ मामलात हल करने और पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से आम माफ़ी की सूरत में ख़ानदानों के हमरा वापस जाने पर जोर दिया है। कलअदम टीटीपी के हवाले से हुकूमत की जानिब से आम माफ़ी के ऐलानात और बयानिए के बाद कई सवालात खड़े हो रहे हैं। क्या हज़ारों पाकिस्तानियों, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और बच्चों के कातिल काबिल माफ़ी हो सकते हैं? हुकूमत पाकिस्तान टीटीपी के किन अफराद को आम माफ़ी दे सकती है? आम माफ़ी के लिए हुकूमत का दायरा कार क्या होगा? टीटीपी के दहशतगर्दों को जराइम छोड़ने पर कैसे कायल किया जा सकेगा? क्या टीटीपी की दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तानियों को एतमाद में लिया जाएगा? क्या अफगान तालिबान की यकीन दहानी के बाद टीटीपी तन्हाई का शिकार हो रही है? क्या जेलों में बंद टीटीपी दहशतगर्दों को भी आम माफ़ी दी जाएगी? अफगानिस्तान की जेलों से फरार दहशतगर्दों को कैसे रोका जाए? सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का सिलसिला भी रुक पाएगा? हालांकि खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और कुछ ऐसी रिजर्वेशन उन्होंने गुज़श्ता रोज़ CNN को दिए गए इंटरव्यू में भी रेज़ किए हैं। को खदशा है कि अफगानिस्तान में अमन हो और सारी हमारी कोशिशें हमारी गवर्नमेंट की मैंने भी ईरान के भी प्रेसिडेंट से बात की कि हम सब जो हमसाए हैं अफगानिस्तान के, हम सब कोशिश करें कि वहाँ एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, वहाँ इंतशार ना हो, वहाँ सिविल वॉर ना हो और लंबी सिविल वॉर ना हो। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान को जो कलअदम है, कलअदम बैंड आउटफिट है, इसके लोगों को आप माफ़ी हो सकती है? देखिए, रियासत सिर्फ सदर मुमलिकत का नाम नहीं है, यंग ओपिनियन का नाम नहीं है। ये 22 करोड़ अवाम के जो हम वो रियासत बनाते हैं, रियासत के फैसले इतनी आसानी से हो नहीं जाते। फिर आप जब टीटीपी को देखते हैं तो ये वो आम भटके हुए लोग नहीं हैं, ये बाकायदा तनख्वाहदार मंसूबे के तहत लोग तैयार किए गए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसको भारत ने, अमेरिका ने, नेटो फोर्सेज ने इनको बाकायदा परवान चढ़ाया है। अगर आप ज़्यादा गौर करें इसको थोड़ा सा आगे तो ये बाकायदा यूएस अम्ब्रेला के नीचे एक बाकायदा जो टेररिज्म, एक टेररिस्ट जो इकोनॉमिक मॉडल तैयार करके उन्होंने दे दिया इसको आप माफ कर देंगे, ये माफ हो जाएगा? बस तो थोड़ा माफ कर ही नहीं सकते इसको। और जैसा मेरा ख्याल है कि अगर इब्तदा करनी हो तो फिर तो हमें 2007 से शुरू करना चाहिए।
बैतुल्ला महसूद, फिर हकीमुल्ला महसूद, फिर मुल्ला फजलुल्ला और उसके बाद खुरासान ग्रुप, और ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं। और उन्होंने जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हैं, मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ उसमें सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया बल्कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। हमने एक भारी नुकसान उठाया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो शायद इस बात का इदराक है कि हमने बहुत सारी जानें दी हैं अमरीकी इस जंग के अंदर। तो फिर सदर मुमलिकत अगर आज ये कह रहे हैं या फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं, ये रियासत का फैसला तो नहीं हुआ, फिर क्या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हुकूमत कहीं बात कर रही है? देखिए, हुकूमत अगर ये बात करेगी तो हुकूमत शायद बहुत बड़ी गलती करेगी। अवाम कबूल नहीं करेंगे। हम जैसे लोग जो सारी इसमें इन्वॉल्व हैं, हम में से कोई कबूल करने को तैयार नहीं होगा। मैंने ये बातचीत सुनी है, लोग ये बात कर रहे हैं जी भटके हुए लोग। ये भटके हुए लोग नहीं हैं, खुदाकली समझिए। ये बाकायदा एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल देकर गई है दुनिया इनको। ये उसका एक हिस्सा है जिसको बाकायदा तैयार किया गया है, तरबियत दी गई है और जिनको बाकायदा पैसे दे के काम लिया जाता है। आपके 86,000 शहरी शहीद हुए, एक दो बंदा नहीं है। जैसा साहब, इस तरह के स्टेटमेंट्स की ऑब्वियसली इंप्लीकेशंस हैं, क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, हुकूमत का कोई आम फर्द नहीं कह रहा, बल्कि सदर ममलिकत कहेंगे, फॉरेन मिनिस्टर कहेंगे। तो फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो ऑपरेशन हुआ, खासतौर पे टीटीपी ट्राइबल एरियाज के अंदर मौजूद इन दहशतगर्द अनासर को भगाने के लिए, और उसमें काफ़ी कामयाबी भी नसीब हुई, तो क्या उस ऑपरेशन को ठेस नहीं पहुंचेगी सर? देखिए, मैं तो आपको पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान को ठेस पहुंचेगी। उन ऑपरेशन को तो आप भूल जाइए ना, ऑपरेशन को आप एक तरफ रख दीजिए। आपने जो मुआशरे के साथ हुआ है, जो पूरे पूरे खानदान तबाह हो गए हैं, जो उसमें रहे हैं, इस एगनी में रह रहे हैं आज भी, सदर मुमलिकत के वज़ीर आज़म को या किसी वज़ीर दाखिला को या वज़ीर खारजा को ऐसा इदराक है? सिर्फ बयान देने से हम शहीदों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे दी। आपने कभी इनके शहीदों के हालात जाके देखे क्या? उनको आप चंद पैसे दे के तो लोग वापस नहीं आ जाते। पूरा पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है। ये कहिएगा कि अफगानिस्तान सिचुएशन जैसे इवॉल्व हुई और फिर कहा गया कि अफगान जेलों से बहुत सारे लोग ऐसे रिहा हो गए हैं जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, ISIS के लोग हैं, और वो सिचुएशन जैसे इवॉल्व हुई हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, हमारे ट्राइबल एरियाज़ के अंदर और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है और मज़ीद जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके जवान शहीद हो रहे हैं। तो ये कहिएगा सर कि इस वक्त स्टेटस क्या है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, क्योंकि उस पार से स्टेटमेंट्स तो आए, इस वक्त उनका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। मैंने पहले भी आपसे बात की थी ना, ये एक अल्टरनेटिव, वेरी वेल डिफाइंड, ऑर्गेनाइज्ड एंड फंडेड इकोनॉमिक मॉडल है। ये टेररिज्म जो है, ये समझने की जरूरत है। यहाँ उन्होंने अपने मुख्तलिफ जगह पे अपने उन्होंने नेटवर्क क्रिएट किए हुए हैं। ये आपस में लिंक्ड भी है, सर्टन लेवल वो हायर लेवल पे हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह उनके लोग मौजूद हैं, स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, पैसा उन्होंने पहुंचाया हुआ है यहाँ पाकिस्तान में। अब याद हो, चंद कुछ अर्से ही पहले मेरे ख्याल है चमन बॉर्डर पे अरबों रुपया कैश पकड़ा गया था पाकिस्तानी, जो अफगानिस्तान जा रहा था। तो ये मौजूद है, TTP मौजूद है, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, उसके जो सेल्स हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं ये, और उनको एक्टिवेट करने वाला भारत मौजूद है। अभी कल तो आपने दोस्ती बना के दिया कि भारत ने 5 कैंप्स बना रखे हैं जिसमें दाइश को ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान उसने कितने कैंप अफगानिस्तान में बना रखे थे, कितने कैंप भारत में बने हुए हैं, जो इन तमाम एलिमेंट्स को ट्रेनिंग करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए लगे हुए हैं। अब इनको माफ कर दे, खुदा का खौफ करें, क्या बात करेंगे। और जैसा फिर ये कहिएगा कि अभी हम तालिबान से बात तो कर रहे हैं, हमारा मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर, और वो भी कह रहे हैं कि अपनी सरजमीन को हम किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन जितनी अनसर्टेनिटी वहाँ पर है और जो सूरत हाल वहाँ देखने को मिल रही है, आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या इस तरह के वाक़यात में इजाफा होगा, खुदा ना खास्ता? जी, इम्कान है इसका, और प्राइम मिनिस्टर ने कल जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि देखिए, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के साथ या अफगानिस्तान जो भी होता है या करता है, पाकिस्तान से इफेक्ट होता है। अफगानिस्तान का एक दिन भी अनस्टेबल रहना पाकिस्तान के नुकसानदेह है, उतना ही नुकसानदेह है जितना अफगानिस्तान के लिए है। लेकिन ये कहने के बाद मुझे ये कहने दीजिए कि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, हमें जल्दी है कि 24 घंटे में सब कुछ हो जाए। ये कोई बटन नहीं है कि ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएंगे। देखिए, गुज़श्ता 40 साल से वो तकरीबन माशरा एक बिगाड़ का शिकार है। वहाँ पे जो दहशत जो भी हुआ वो हमारे यहाँ पे लोगों को शायद बैठा अंदाजा भी नहीं है हम लोगों। अब उसको दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना आसान नहीं होगा। क्या हमें अंदाजा है कि अमेरिका बहादुर जानबूझकर 40,000 से ज्यादा जो
उनके कह लीजिए ऑफिशियल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो पढ़े उनको निकाल के ले गया, और 10 से 11,000 डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेज भारत निकाल के ले गया। उनका तो कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं उनके पास, उन सबको खड़ा करना उनके लिए। हमें जल्दी ये है कि 24 घंटे में काम हो जाए। ये वो पीरियड है जो उनके लिए खतरनाक है, ये पीरियड है जो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। तालिबान को इस पीरियड को कम से कम करना है और इसमें दुनिया की उनको मदद करनी है। तो एक तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप आईने पाकिस्तान की पासदारी करें, हम आपको माफ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, विच इज समथिंग वेरी रॉन्ग, इसको स्वीपिंग स्टेटमेंट कहें या कुछ भी कह लीजिए। लेकिन बात यह है कि फिर क्या हमें एक और ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा इनके अगेंस्ट? कैसे फाइट करेंगे इससे? देखिए, ऑपरेशन ऑलरेडी ऑन है। आपकी जो इदारे कंसर्न है, चाहे वो ISI है, चाहे आपकी लोकल पुलिस है, या आपका जो लोकल इंटेलिजेंस सिस्टम है, ये 24 घंटे में लगे हुए हैं। जो एक आध ऑपरेशन में जो हमें नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसे कई सारे ऑपरेशन हैं जिनके रोक लिए गए हैं, और ये हमें जारी रखना पड़ेगा इसको। बल्कि अगर पेस बढ़ा सकता है पाकिस्तान तो पेस बढ़ाए, ताकि ये जो पीरियड है जिसमें तालिबान या जो भी हुकूमत अफगानिस्तान की अपनी जड़ें नहीं पकड़ती, ये बहुत खतरनाक पीरियड है। यही वो मौका है जब इस खित्ते को आग लगाने की कोशिश की जाएगी, और आग लगाने वाले मौजूद हैं, आग लगाने वाले मौजूद हैं। भारत है, अमेरिका है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुसलसल दूसरा रोज़ है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पार्टी इजलासों से गायब हैं। वजह क्या है, जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे जुनूबी पंजाब के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जुनूबी पंजाब के महाज को फतह करने की कोशिशों में मसरूफ है। गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के अहम इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ समेत अहम रहनुमा शरीक न हुए। उसमें हमजा शहबाज भी मौजूद नहीं थे। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि शहबाज शरीफ पार्टी की दीगर मीटिंग्स के बायस इजलास में नहीं आए। लेकिन आज बहावलपुर डिवीजन के उहदेदारान के इजलास में शहबाज शरीफ कैंप के रहनुमाओं की अदम शिरकत ने चहमगोइयों को मजीद हवा दी है। मजीद बातें हो रही हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं, कयास आराइयाँ हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बयानिए की जंग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। पार्टी सदर शहबाज शरीफ और पंजाब असम्बली में कायदे इस बेख्तलाफ हमजा शहबाज की पार्टी के तंजीमी मामलात से मुसलसल अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा किया जा रहा है। पार्टी की तंजीम 9 के मामलात पार्टी सदर शहबाज शरीफ की बजाय नायब सदर मरियम नवाज के कांधों पर आन पड़ी हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक के जरिए पार्टी मामलात में बाकायदा तौर पर मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमजा शहबाज इस हवाले से जो तंजीम साजी से मुताल्लिक बड़े मशहूर है पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ साहब इन मामलात को देखते हैं, ये दोनों मंजरनामे से गायब है। मफाहमती और मज़ाहमती बयानिए के बायस डिविजनल ओहदेदारान भी कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इजलास के दौरान मुस्लिम लीग की क़यादत की जानिब से ओहदेदारान से वोट को इज्जत दो के बयानिए की हिमायत का हल्फ भी लिया गया है। ज़रा ये बताते हैं कि न सिर्फ वहाँ पर जो मज़ाहमती कैंप है वो अपने मज़ाहमती बयानिए की तायीद करता हुआ दिखाई दिया है, और ये बताया गया है कि जब आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जारी होगी तो एक बयानिया होगा और वो होगा वोट को इज्जत दो, और इससे मुताल्लिक वहाँ पर मौजूद लोगों से हल्फ भी लिया गया है, ओथ टेकिंग हुई है। ज़राए के मुताबिक आज के इजलास में भी मफाहमती बयानिए पर कारकुनान से अहद वफा निभाने का वादा लिया गया है। जो मज़ाहमती बयानिया है उस पर अहद वफा निभाने का वादा लिया गया है कि मज़ाहमती बयानिया ही आगे चलेगा। अपोजिशन लीडर की अहम इजलासों से गैर हाजिरी ने जहाँ पार्टी में इख्तलाफात को वाज़ेह किया है, वहीं नून लीग के सियासी मुस्तकबिल पर भी सवालात खड़े हो गए हैं। शहबाज शरीफ इजलास में क्यों नहीं आए, हमजा शहबाज इजलास से क्यों गायब रहे, ख्वाजा आसिफ अहम मुशावरती मीटिंग से गैर हाजिर क्यों थे, मफाहमती बयानिए के अफराद मज़ाहमती कैंप के इजलासों में शरीक क्यों नहीं होते, क्या मुस्लिम लीग नून ने मज़ाहमती बयानिए के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने का हतमी फैसला कर लिया है। आज पार्टी के अंदर इख्तलाफात की तस्दीक नवाज शरीफ ने इजलास के दौरान वाज़ेह अंदाज में की है। आज के इजलास में मरियम नवाज कैसे गोया हुई हैं, जरा वो आपके सामने रखता है। दुश्मन का प्रोपेगेंडा है, इस पर कान नहीं धरने। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं। किसी के अंदर जो भी इख्तलाफ हो सकता है, ये जमहूरी जमात है, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई खड़ा होकर क़यादत पर सवाल उठाएगा। जब क़यादत की बात आती है तो सब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर मुत्तफिक है।
अब मुस्लिम लीग नून में बयानियों का तसादुम कोई नई बात नहीं है। जहां शहबाज शरीफ काम को वोट दो का बयानिया लेकर हर मौके पर अपनी सीवी पेश करते हैं, वहीं मरियम नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का दो टोक नारा लगाती हैं और दो टोक अंदाज में कहती हैं कि नवाज शरीफ के बयानिया का बोझ बर्दाश्त करना हर किसी के बस में नहीं है। इस हवाले से वो क्या कह चुकी हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब जहां मुस्लिम लीग नून दो बयानियों में तकसीम होकर रह गई है, वहीं नून लीग का वोटर इन दिनों अजीब कंफ्यूजन का शिकार है, अजीब मखमसे का शिकार है। इजलासों के शुरका एक दूसरे से पार्टी सदर शहबाज शरीफ की अदम शिरकत की वजूहात पूछ रहे हैं, एक दूसरे के कानों में सरगोशियां कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ कहाँ हैं, हमजा शहबाज कहाँ हैं, जबकि इजलास में शरीक मज़ामती बयानिए के हामी रहनुमा उनसे मामले पर चुप साधे हुए हैं, खामोशी है, कोई लबकुशाई नहीं कर रहा है। इजलासों में शहबाज शरीफ की अदम शिरकत से यह बात वाज़ेह है कि नून लीग अब मज़ाहमती बयानिए को लेकर आगे चलना चाहती है, लेकिन यह बयानिया और कन्फ्यूजन नून लीग के लिए फायदेमंद होगी या नुकसान का बाइस बनेगी। इस हवाले से लीगी रहनुमा अपने खदशात का इजहार कर चुके और बयानिया विजिट करने का मशवरा भी देते रहे, जबकि शहबाज शरीफ खुद इदारों से मफाहमत का बरबला इजहार भी करते रहे। इस दफा समझ में आई है उन्हें कि इदारों के हवाले से नरमी उन्होंने रखनी है। आप जिस तरह आपका अंदाज है इस तरह का अंदाज होगा या वो वही अंदाज जारी रखेंगे? हमेशा रहा, आज का नहीं है, मेरा ये व्यू हमेशा रहा, चाहे वो मुशर्रफ का जमाना था, चाहे वो राहील का जमाना था। मियां नवाज शरीफ साहब इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरी पूरी पार्टी जानती है। मतलब खबर आई थी ना कि आप समझाएंगे अपने बड़े भाई को, नजरिया नहीं है कि आप अपने बड़े भाई को समझाएंगे पाकिस्तान की जो मरूजी हालात हैं। शाहजेब खानजादा साहब ये उस बात की मुतकाजी हैं कि हमें कॉन्फ्रंटेशन इदारों के साथ किसी भी कोई भी हुकूमत हो कतन न सिर्फ जेब नहीं देती, वो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल शहबाज शरीफ कहते हैं कि फी ज़माना उनका यही बयानिया रहा है और कॉन्फ्रंट्रेशन का कोई फायदा नहीं है। किसी भी वक्त लीगी रहनुमाओं को यकीन है कि बयानिए में कन्फ्यूजन की वजह से अवाम का एतबार पार्टी से उठ सकता है। वोटर्स आहिस्ता आहिस्ता गैर वाज़ेह हिकमत अमली के बाइस पार्टी से बददिल हो रहे हैं, जिसका नुकसान पार्टी को कश्मीर इलेक्शन और सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब की सूरत में उठाना पड़ा। कश्मीर इलेक्शन में मरियम नवाज ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए, जिससे यह पता चला कि मरियम नवाज जलसे तो बड़े बड़े कर सकती हैं, लेकिन वोट लेना बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह शहबाज शरीफ एक बेहतरीन मुंतजिम तो हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून को वोट नवाज शरीफ ही की वजह से मिल पाएंगे। एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नारा लगा रही है, वोट को इज्जत दो का और मज़ाहमती बयानिए को लेकर आगे चल रही है। और कैफ अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम मामला है। दोशंबे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, एहसास मुरव्वत खत्म क्यों हो गया है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान ताजिकिस्तान में हैं, जहां दोशंबे में उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से खिताब भी किया। बिजनेस फोरम से मुलाकात के मौके पर कारोबारी बरादरी की जानिब से मीर रियासत से सवालात किए गए। इन्हीं सवालात के बीच मीर रियासत के एक चाहने वाले ने शायराना अंदाज में नहायत मिठास भरे लहजे से उनसे शिकवा करना चाहा, मगर शायद मीर रियासत को उसका यह अंदाज एक आंख नहीं भाया। मीर रियासत के चाहने वाले ने उन्हें मुखातिब करके शेर का एक मिसरा ही अदा किया था। अभी एक मिसरे पर पहुंचा था कि मीर रियासत की जानिब से उसे खामोश कराने और माइक हटाने के अहकामात सादिर किए गए। ये सब कुछ उस मंद दिखा जा सकता है। आखिर हुआ क्या, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपको भी दिखाते हैं। पाकिस्तान कह रहा है कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों, मैं लड़खड़ाया तो क्या करो। जब कंटेनर पे थे तो जबरदस्त थे, तो अब तो पता नहीं किन के चक्करों में आप आ गए। तो कहता है कि इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तो उनसे इस वक्त बिजनेस की बातें करें, शेर व शायरी बात भी होगी इंशाल्लाह। ये मंजर देखकर लगा कि शायद मीर रियासत को शायराना अंदाज पसंद नहीं है, और खुद मीर रियासत की तकारीर सुनकर महसूस होता है कि वो शेर व शायरी और इस ज़ौक़ से जरा दूर हैं। खान साहब अपनी तकारीर में शेर कैसे अदा करते हैं वो भी आपके साथ रखते हैं। शेर पढ़ देता हूँ। मुफामत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बेकाफू लड़ा दे किसी बला से मुझे। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सालों भी मरंदा शौक भी सी। मीर रियासत को आपने सुना। दोशंबे की उस तकरीब में ताजर ने शेर का एक मिसरा पढ़ा था। दोशंबे में मीर रियासत को चाहने वाला ताजर शायर इदरीस आज़ाद का लिखा हुआ शेर उनके गोश गुजार करना चाहता था। उसका दूसरा मिसरा भी हम आपके सामने रखते हैं, और पूरा शेर कुछ यूं बनता है कि इतने संगदिल न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो, तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे हमें। मीर रियासत
इस शेर में शायर अपने महबूब को मुखातिब करके उससे पुरशकवा लहजे में कह रहा है कि उसने संगदिली और बेमुरवती की तमाम हदें पार कर दी हैं। मीर रियासत शायर के बकौल उसे अपने महबूब से प्यार है और इस दर्जा है कि वो इस पे जान छिड़कता है, मगर महबूब है कि उसी की जान के दर पे है। मीर रियासत शायर अपने कर्ब, दुख और बीड़ा को बयान कर रहा है कि उसने अपने महबूब को न सिर्फ चाहा बल्कि इस चाहत ने उसे औजे कमाल दिया कि वो गोया आसमान पर पहुंच गया। मगर शायद इस दर्जा बुलंदी के बाद महबूब को ज़मीन पर खड़ा उसका अपना चाहने वाला बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। वो उसे हकारत से देखता है तो जैसे शायर के सीने पे नश्तर चलते हैं कि जिसकी खातिर उसने अपना दिन रात एक किया, जिसकी मोहब्बत में वो दीवानावार नारे लगाता रहा, वो उसी के नाम की माला जपता रहा, उसका विरद करता रहा। आज उसकी तरजीहात बदल चुकी हैं। अब उसकी तरजीह अपने कद काट के लोग तो ज़रूर हैं, मगर शायर जैसे आम आदमी की महबूब के यहाँ शायद कोई वक़्त नहीं है। मीर रियासत, अब मुझे दिल पर हाथ रख के कहने दीजिए कि इस शेर को सुनाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद आपका अपना सपोर्टर है, जबकि महबूब से मुराद मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब आप खुद हैं। शेर को सुनने के लिए तो आपके पास वक्त नहीं था, मगर कभी वक्त मिले तो सोचिएगा ज़रूर। वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।